बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बायोलॉजी पार्ट 2 हमारा आज का टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन। ओवरऑल हमारा चैप्टर होमोस्टेसिस चल रहा था। लास्ट टाइम हमने जनरल बात की थी थर्मो रेगुलेशन और उसके साथ कुछ स्ट्रेटजीज़, कुछ जानदारों के अडेप्टेशन। सो आज की हमारी डिस्कशन ह्यूमन एज एन एग्जाम्पल। ओवरऑल अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स और उसके साथ साथ बर्ड्स में भी, लेकिन ज़्यादातर स्पेसिफिकली हमारी डिस्कशन जो है वो मैमल्स के साथ होगी और उसमें एग्जांपल आप ह्यूमन बीइंग को कोट कर सकते हैं थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, अगर आप देखिए ना बर्ड्स एंड मैमल्स को, तो ये एक्चुअल में जो मैमल्स हैं ना, इनके अंदर एडेप्टेशन है कि ये एंडोथर्मिक है। These are all एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि ये अपनी मेटाबॉलिक हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ये बॉडी टेम्परेचर क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं ड्यू टू देयर एंडोथर्मिक कैरेक्टर। ठीक है, अब इस एंडोथर्मिक कैरेक्टर ने मैमल्स एंड बर्ड्स को क्या किया है? वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मतलब इनके बहुत ज़्यादा हैबिटाट हैं ड्यू टू एंडोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक कैरेक्टर। क्योंकि देखें, अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे ना तो आपको डिफरेंट रीजन्स मिलते हैं और उनके अंदर डिफरेंट टेम्परेचर होता है। रीजन्स फिर उनमें टेम्परेचर क्या है वो सारा का सारा डिफरेंट है। अब डिफरेंट टेम्परेचर में जाकर सरवाइव करना ज़्यादा इजी उस जानदार के लिए होगा जो एंडोथर्मिक होगा, यानी कि जो अपनी हीट प्रोड्यूस कर सकता है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट के ऊपर वो बहुत कम डिपेंड कर रहा होगा। वो वाला जानदार वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट जो है वो हो जाता है और इजीली वो सरवाइव कर सकता है। तो बर्ड्स एंड मैमल्स इसी वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर जो है वो फैले हुए हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें इनका हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से होता है। ठीक है, अब उस हीट एक्सचेंज को किस तरह से ये कंट्रोल करता है, किस तरह से ये उसको जो है वो मेंटेन करता है, तो उसके लिए हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन जो है वो इनका बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने कहा था एंडोथर्मिक, तो जानदार अपना लॉस ऑफ हीट और गेन ऑफ हीट को जो कंपेंसेट करता है वो हीट प्रोडक्शन के ज़रिए करता है। हीट प्रोडक्शन मैमल्स के अंदर डिफरेंट मेथड से की जाती है। उसमें नंबर 1 अगर आप देखें तो आम तौर पर एक तो होता है ना कि आप मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, एक वो है। इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में आपको पता है बहुत से केमिकल रिएक्शन चलाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट जब वो उसमें किया जाता है। इसके अलावा अगर हीट को जनरेट करना पड़ता है, एक ज़रूरत से ज़्यादा जनरेट करना पड़ता है, तो उसके लिए ऑर्गेनिज्म के अंदर एक अडेप्टेशन है और वो है मसल्स कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन होती है, उससे एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, या अदर फॉर्म आप कह सकते हैं कि उससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो फिर लॉस ऑफ हीट को इससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये आम प्रोसेस है कि देखिए हम सर्दी में हम कांप रहे होते हैं, तो कांपने का बेसिकली मकसद क्या होता है? मसल कंट्रैक्शन और फिर वहाँ से हीट जनरेट करना। ठीक है, इसी तरह सर्दियों में आफ्टर शावर जो है वो बहुत ज़्यादा कपकपाहट होती है बॉडी में, तो उसकी भी रीज़न यही होती है, थोड़ी देर के लिए रीज़न यही होती है कि उसमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए और उसके साथ साथ जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें बाज़ दफ़ा आपने सुना होगा या देखा होगा डर से भी इंसान कांप रहा होता है। तो डर से कांपने की रीज़न भी यही होती है कि देखिए इंसान डरा हुआ है, तो किसी भी स्टिमुलस से है तो उसको उससे मुकाबला करना है, या उसको भागना है या उससे फाइट करनी है। तो उसके लिए भी एनर्जी लॉस को प्रिवेंट किया जा रहा होता है
कि वो कपकपाहट इसलिए ताकि मसल थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करें और उसको फाइट और फ्लाइट के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। तो मसल कंट्रैक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग thermogenesis, and it's a very important question. What is shivering thermogenesis? It's production of heat by muscle contraction will be considered as a shivering thermogenesis, ठीक है। सेकेंड अगर आप देखें दूसरा जिसका प्रोसेस है उसे हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब इसमें अगर आप देखें ना तो आप कह सकते हैं इट्स अ मेटाबॉलिक हीट। मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखें कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा और उससे एटीपी प्रोड्यूस होंगे और इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है एज ए हीट। अगर एक नॉर्मल हद से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है तो उस दौरान फिर क्या होता है कि बहुत सी बॉडी के अंदर हार्मोन्स काम करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स क्या करेंगे, वो आकर मेटाबॉलिक प्रोसेस को इन्हांस करेंगे, मेटाबॉलिज्म को आप क्या लेंगे थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत से ऐसे हार्मोन है थायरॉक्सिन लाइक, तो वो फूड की ब्रेक डाउन करवाते हैं, मैक्सिमम करवाते हैं ताकि एटीपी प्रोड्यूस किए जा सके। तो इस तरह से हीट का प्रोड्यूस करवाना नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो ये दोनों हीट प्रोडक्शन के प्रोसेस हैं। अब अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट टाइप की अडेप्टेशन होती है ताकि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। फॉर एग्जांपल आप देखें हाई टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल स्वेटिंग, पसीना आना, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेंटिंग, ठीक है। इसी तरह आप देखें लो टेम्परेचर, अगर बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसके लिए भी डिफरेंट एडेप्टेशन है। फॉर एग्जांपल सरफेस एरिया रिड्यूस करना, सरफेस एरिया रिड्यूस कर देना, ब्लड की सर्कुलेशन को चेंज कर देना, ब्लड सर्कुलेशन को चेंज कर देना, तो ये सारे के सारे क्या है अडेप्टेशन है। डिफरेंट कंडीशन पे जाकर डिफरेंट प्रोसेस को एक्टिवेट भी किया जाता है। सो लेट डिस्कस इट इन डिटेल कि हम इनको देखते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को सर्वाइव करवाता है इन अ डिफरेंट टेम्परेचर। लेट्स सी कोल्ड एनवायरनमेंट और टेम्परेचर। लो टेम्परेचर के अंदर जानदार किस तरह से कैसे सरवाइव करता है। अमूमन अगर आप देखें इंसान का या बाकी मैमल्स का टेम्परेचर 37 जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ये 38 तक भी जा सकता है और कम होते हुए 36 सेल्सियस तक भी आ सकता है, ठीक है। अब इनको इस रेंज में टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। तो लो टेम्परेचर जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होता है तो ऑर्गेनिज्म को क्या खतरा होता है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और उससे फिर उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सी अडेप्टेशन है। आमतौर पर अगर आप लो टेम्परेचर में देखें, एक ह्यूमन जो है इंसान, उसके जो आर्म्स और लेग्स यहाँ का टेम्परेचर लो होता है एज कंपेयर टू थॉरैक्स रीजन।
या बाकी आप कह लें कि एब्डोमेन रीजन, एब्डोमेन, उसकी निस्बत इसका टेम्परेचर लो होता है। क्यों होता है? बिकॉज एक्सटर्नल वहाँ वो ऐसे रिसोर्सेज है वहाँ से हीट लॉस हो सकती है। ठीक है, फिर लो टेम्परेचर में अडेप्टेशन के लिए बहुत से जानदार के पास डिफरेंट अडेप्टेशन है। फॉर एग्जांपल आप देखें फर, बड़े बड़े बाल होते हैं, उसे हम फर कहते हैं, जैसे कि बियर के पास और भी बहुत से हैं। अब लो टेम्परेचर जब होता है ना, तो ये अपने फर को थोड़ा सा क्या कर लेता है, अपराइट करता है, यानी आप कह लेंगे इरेक्ट कर लेगा, सीधा खड़ा करेगा, और उस फर के अंदर क्या होगा, वार्म एयर ट्रैप कर जाती है, गर्म हवा उसके अंदर ट्रैप कर जाएगी, और फिर वो एक्ट करेगी एज ए इंसुलेटर इन्वेलप, यानी फर के अंदर जितनी भी गर्म हवा भरी हुई है अब वो एक इंसुलेटर के तौर पे काम कर रही होगी, जो हीट लॉस से प्रिवेंट कर रही होगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें बहुत से जानदारों के पास फैटी लेयर होती है, फैटी लेयर, इसका भी काम यही होता है कि ये इंसुलेटर होती है। ठीक है, इंसुलेटर के तौर पे काम करेगी कि हीट एक्सचेंज या हीट लॉस को जो है वो प्रिवेंट कर रही होगी। इसी तरह इंसान के पास भी फैटी लेयर मौजूद होती है, जो कि उसके डर्मस के नीचे होती है, एडिपोज टिश्यू पर मुश्तमिल होती है, वो भी हीट लॉस से क्या कर रही होती है, प्रिवेंट कर रही होती है। इसी तरह अगर आप देखें एक्वाटिक इन्वायरमेंट, एक्वाटिक इन्वायरमेंट के पास जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर में सर्वाइव कर रहे होते हैं, उनके पास भी फैटी लेयर होती है और उसे ब्लबर कहा जाता है। ब्लबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये फैट है और इसने क्या करना होता है, इंसुलेटर के तौर पे काम कर रही होती है। इसके अलावा अगर आप देखें एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर ये भी सीन होता है कि बॉडी का टेम्परेचर वेरी कर लिया जाता है, बॉडी टेम्परेचर वेरी करेगा। कैसे कि जो स्किन है ना एक्सटर्नल, वहां पे लो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और बिहाइंड द स्किन जो है वो हाई टेम्परेचर मेंटेन कर लिया जाता है। इस तरह भी बहुत से जानदारों के अंदर अडेप्टेशन है, फिशेस के अंदर बहुत से अडेप्टेशन है कि उनका बाहर जो है एक्सटर्नल साइड पे जो टेम्परेचर है वो लो होगा, यानी वो जो बॉडी सरफेस वाटर से कनेक्ट कर रही है वहाँ टेम्परेचर लो है, बट उसके इनसाइड टेम्परेचर जो है वो हमेशा ज़्यादा रखा जाता है। तो फैट की लेयर का बहुत बड़ा रोल होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये अडेप्टेशन है लो टेम्परेचर में। हाई टेम्परेचर पे अगर आप देखें तो उसमें भी बहुत सी अडेप्टेशन है। हाई टेम्परेचर में अगर आप देखें अडेप्टेशन, तो उसके लिए नंबर 1 अगर आप देखें तो इनमें जो अडेप्टेशन है वो स्वेट ग्लैंड, जैसे ही बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा होता है स्वेट ग्लैंड एक्टिव होते हैं और उसके रिजल्ट में क्या होता है, बॉडी सरफेस से आप क्या लें कि इवेपोरेशन होती है और उसके रिजल्ट में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो ये इनके अंदर अडेप्टेशन है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो उसमें पेंडिंग स्पेसिफिकली डॉग्स, ये डॉग्स का प्रोसेस है। इसमें होता क्या है पेंडिंग में, इसमें एक्चुअल में उनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वहां से इवेपोरेशन करवाई जा रही होती है। ठीक है, आमतौर पर नॉर्मल कंडीशन में भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के सबसे ज़्यादा जो लॉस ऑफ वाटर होता है वो उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक से होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, इंटरनल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपना माउथ खोलेगा, ज़बान को बाहर निकालेगा और तेज़ी के साथ सांस ले रहा होता है, जिसे हाँफना भी कहते हैं। ठीक है, तो वो तेज़ी के साथ सांस ले रहा होता है और ट्रैक सारा ओपन होता है, तो तेज़ी के साथ इवेपोरेशन हो रही होती है और वहाँ से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट हो रहा होता है।
तो इसे पेंडिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये जानदार अपना टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस करते हैं। बर्ड्स के अंदर भी ये फिनोमेना पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत से ऐसे जानदार होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर लो करने के लिए यूरिन करते हैं और सलाइवा इसको भी इस्तेमाल करते हैं। अमूमन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो अपना यूरिन अपनी लेग्स पे करते हैं एनिमल्स में, फिर वहाँ से एवेपोरेट होगा तो वहाँ टेम्परेचर लो हो जाएगा। इसी तरह स्पिटिंग प्रोसेस, सलाइवा अपनी बॉडी के ऊपर फेंकते हैं और फिर उसको दोबारा से लीक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अडेप्टेशन है हाई टेम्परेचर के अंदर कि किस तरह से उसको मेंटेन किया जा रहा था। इसके अलावा भी बहुत से प्रोसेस में उसमें ब्लड वेसल से रिलेटेड भी है, स्वेट ग्लैंड से रिलेटेड भी है कि किस तरह ये सारी अडेप्टेशन जो है वो करते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं थर्मोस्टेट एंड फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक थर्मोरेगुलेशन में थर्मोस्टेट एंड फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें देखिए हमारी ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस के पास थर्मो रिसेप्टर है, हाइपोथैलेमस, थर्मोस्टेट इसके पास है, ठीक है। इसने फिर आगे बहुत से प्रोसेस एक्टिव भी करने होते हैं और बहुत से प्रोसेस इनएक्टिव भी करवाने होते हैं, ठीक है। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म एग्जांपल के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह बॉडी सारा ये काम कर रही है। सो लेट्स सी ह्यूमन बीइंग एज एन एग्जांपल। आप इसको देखिए, बॉडी टेम्परेचर, इंसान का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37, यहाँ पर उसकी थर्मो रेगुलेशन है। अगर इससे डिस्टर्ब होता है, लेट्स सपोज इससे बढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ आप देखें कि इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया, 37 से अबव चला गया, लेट्स सपोज 38.5 पे चला गया। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाइपोथैलेमस के अंदर थर्मोस्टेट के पास स्टिमुलस जाएगा और फिर वो अपना काम स्टार्ट करेगा। यानी ये क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है नॉर्मल रेंज से, ठीक है। उस केस में क्या होगा, थर्मोस्टेट एक्टिव होगा, थर्मोस्टेट, और ये बहुत से कूलिंग सिस्टम एक्टिव कर देगा, ठीक है। थर्मोस्टेट कूलिंग सिस्टम। अब उसमें कूलिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है। नंबर 1 अगर आप देखें तो फॉरन स्वेट ग्लैंड एक्टिव कर दिए जाएंगे, पहला प्रोसेस। नंबर 2 अगर आप देखें, ब्लड सप्लाई जो है वो सरफेस पे ज़्यादा कर दी जाएगी, सरफेस पे इंक्रीज कर दी जाएगी और ब्लड वेसल्स को डायलेट भी कर दिया जाएगा, हिला दिया जाएगा, ठीक है। यानी ब्लड वेसल्स को सरफेस पे सप्लाई ज़्यादा पहुंचाएगी या साथ स्वेट ग्लैंड। अब इन दोनों से क्या होगा, जैसे ब्लड सरफेस पे पहुंचता है ना तो वो हीट लॉस यहाँ से डायरेक्ट हो जाती है इन्वायरमेंट के साथ, मैक्सिमम हीट लॉस वहाँ से हो रही होगी, ठीक है। इसके साथ स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं, ये इवेपोरेशन, स्वेटिंग होगी तो बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये सारे प्रोसेस, दोनों प्रोसेस को फौरन से एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब इसके रिजल्ट में क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट, ये कूलिंग इफेक्ट, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और डिक्रीज होकर तो टेम्परेचर अपने नॉर्मल होमोस्टेसिस पे आ जाएगा, यानी 37 सेल्सियस पे आ जाएगा। अब जैसे ही 37 सेल्सियस पे आएगा ये सारे सिस्टम स्टॉप कर दिए जाएंगे, ठीक है। यानी स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग स्टॉप कर देगा, ब्लड जो सरफेस पे सप्लाई किया जा रहा था और ब्लड वेसल्स को डायलेट किया जा रहा था वो भी रोक दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, लेट्स सपोज टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ टेम्परेचर जो है
बॉडी टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वो 37 से 35.5 पे आ गया या 36 पे आ गया, तो ये लो टेम्परेचर है। अब ये सिग्नल जैसे ही हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट की तरफ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो फौरन से जो वार्म सिस्टम है ना, ये वार्मर सिस्टम जो है, हीटर सिस्टम जिसे भी आप कह सकते हैं, वो एक्टिव करवा देगा। ठीक है, अब उस एक्टिव में क्या होगा, नंबर 1 शिवरिंग प्रोसेस, नंबर 2 नॉन शिवरिंग, यानी मेटाबॉलिक हीट भी प्रोड्यूस की जाएगी और मसल कंट्रैक्शन से हीट जो है वो भी प्रोड्यूस की जाएगी। इसके साथ साथ जो प्रोसेस को रोका जाएगा वो है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और सरफेस पे सप्लाई को रोक दिया जाएगा, या आप कह लें कि डिक्रीज कर दिया जाएगा सरफेस के ऊपर। इसी तरह आप देखिएगा सर्दियों में हमारे हाथ अमूमन वो पीले पीले से नज़र आ रहे होते हैं। क्यों ऐसे हो रहा होता है, बिकॉज सरफेस के ऊपर ब्लड नहीं होता। जबकि आप गर्मियों में देखेंगे तो ये आपको हाथ जो है वो थोड़े रेड रेड नज़र आते हैं। क्यों, क्योंकि सरफेस के ऊपर ब्लड जो है वो मौजूद होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कूलिंग वार्मिंग है, हीट प्रोड्यूस करेंगे और ये हीट लॉस को बचाएगा। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, इसके रिजल्ट में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और बढ़ता बढ़ता फिर वो नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। जैसे ही नॉर्मल स्टेट पे आएगा तो इसको रोक दिया जाएगा। ये जितने भी वार्मिंग सिस्टम चल रहे हैं वो सारे के सारे क्या कर दिए जाएंगे, रोक दिए जाएंगे। सो इस अंदाज में ये फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा रहा होता है। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर या बाकी मैमल्स एंड बर्ड्स के अंदर ये सारा प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है पायरेक्सिया। पायरेक्सिया एक्चुअल में फीवर को कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या वायरल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके रिजल्ट में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कैसे, लेट्स सपोज बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर हुआ, उसके साथ ल्यूकोसाइट भी बढ़ेंगे। अब ये दोनों एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे पायरोजन कहते हैं। तो पायरोजन की वजह से हमारा जो टेम्परेचर का सेट पॉइंट है वो ऊपर हो जाता है, तो हमें फीवर हो जाता है। ठीक है, इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि हाई टेम्परेचर के अंदर बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ नहीं कर सकते और फिर वाइट ब्लड सेल को ये चांस मिल जाता है वो उसको कंट्रोल कर लें। ठीक है, सो कीप इन माइंड फीवर इज़ एक्चुअली नॉट अ डिजीज़, इट्स अ सिम्पटम्स ऑफ एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन अ बॉडी। कि हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, ये उसकी अलामात हैं। ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है। फॉर एग्जांपल आप देखें फीवर में किस केस में हो रहा है, हमें मलेरिया भी हो रहा है जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से, हमें डेंगू के केस में भी फीवर हो रहा है, हमें अमूमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में भी फीवर होता है। तो बुखार का होना खुद कोई एक बीमारी नहीं है, बस इसके बिहाइंड कोई डिजीज़ होती है, कोई इन्फेक्शन होता है। जैसे देखें मलेरिया है। ठीक है, अब मलेरिया जो है वो क्या है, फीवर है, लेकिन रीज़न क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसी तरह डेंगू, हमें फीवर हो रहा है लेकिन बीमारी फीवर का होना नहीं है। बीमारी ये है कि बॉडी के अंदर वायरस है और वो आपके आरबीसीज को तोड़ रहा है, सॉरी वो आपके जो प्लेटलेट्स हैं उनको वो तोड़ रहा है। ठीक है, तो ये डिजीज़ होती है। सो फीवर एक्चुअल में इट्स अ सिम्पटम्स ऑफ एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, सो आज आपका चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर किसी के माइंड में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में जाके बात कर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।